हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइनस स्टडीज। हम एक ऐसा टॉपिक आज करने जा रहे हैं जिसका वेटेज क्लास 11th में, जेई में, नीट में बहुत अच्छा खासा रहता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंडल्ज है कुछ अलग अलग पार्ट्स में, जैसे वर्क एनर्जी पावर में, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये अच्छा खासा देखा जाता है। तो हमको फ्रिक्शन बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब क्या है? समथिंग विच इज अपोजिंग यू, समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू, दैट इज व्हाट फ्रिक्शन। जो आपको आगे ना मूव करने दे उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन को हम लोग पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर इसके पार्ट समझ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि whenever an object actually slides or rolls over a surface of another body, it tends to do so। फर्स्ट थिंग कि रोल कर रही है। सेकेंड थिंग इट टेंड्स टू का मतलब है कि कोशिश कर रही है कि शायद मूव नहीं करे। मान लीजिए घर में एक बहुत बड़ा सा बक्सा है और उस बक्से को 4 लोगों ने मिलकर के उसको डिस्प्लेस करना है। सब लोगों ने कोशिश करी, पता है कि ये 6 लोग का काम है, बट हम 4 लोग ही थे, हम 4 लोगों ने मिलकर के जोर लगाया, हमें लगाया चल जाएगा, लेकिन अभी ये मूव नहीं किया। तो मूव नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन ने उसको चलने नहीं दिया। फ्रिक्शन की वजह से वो वहीं का वहीं, आप कहेंगे वेट की वजह से, ऐसा नहीं है। अगर वही सॉलिड, वही चीज, वही बक्सा बर्फ के ऊपर रखा रहता तो वहां पर आराम से स्लाइड हो सकता था, क्योंकि बर्फ के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, फर्श के ऊपर नहीं मूव कर पा रहा। तो वेट का मैटर है, लेकिन वेट के मैटर के साथ साथ दूसरी चीज है कि सरफेस का फ्रिक्शन कितना है। सरफेस का फ्रिक्शन मींस इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या हो जाएंगी? लॉक हो जाएंगी, और लॉक होंगी तो मूव नहीं कर पाएंगी, या फिर मूव करने के लिए आपको एक्सेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए वर्ड यूज किया हमने, और टेंड्स टू डू सो। A force opposing the relative motion acts between these two surfaces। एक opposing वाला जो force है वो दोनों के बीच में लग रहा है। It is known as friction और force due to friction। या तो हमने इसको क्या बोला? फ्रिक्शन, और या फिर दूसरा वर्ड है force due to friction। इसको हम डायग्राम में भी क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया से ऐसे लगा रहे हैं या किसी एंगल पर लगा रहे हैं, बट आपकी इंटेंशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो हमारे पास जो एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने क्या बोला? फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने F लिखा, F के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में S लगा दिया, S फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं F के साथ K लगा देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? वो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एफएस स्टैटिक और डायनामिक्स में हमारी फिजिक्स, हमारी मैथ्स का भी कुछ पार्ट जो है वो डिवाइडेड है। स्टैटिक का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, उसको हमने क्या बोला? स्टैटिक। और डायनामिक का मतलब क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस, तो उसको हमने क्या बोला? काइनेमेटिक, काइनेटिक्स, या फिर वर्ड आएगा डायनामिक्स, या फिर क्या आएगा? स्लाइडिंग। अब उससे आगे चलते हैं। हमारे पास अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन, अपोज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज लेकर के चलते हैं, क्या कहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, इसके ऊपर ऐसे, और मूवमेंट आगे को है ना, तो फ्रिक्शन कहां को होगा? पीछे को। फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल का मतलब उसके सरफेस से अपोज करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके अपने रिलेटिव्स, आपके अपने फैमिली फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं? दे ऑलवेज टेंड टू पुल योर लेग। उनको आपको खींचना ही है। बेटा पढ़ नहीं रहे? क्या कर रहे हो आजकल? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अरे इसका तो स्कोप ही नहीं है। आप निकल भी जाएंगे तो आप कहेंगे इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। और अगर आप नहीं निकले तो बोलते हैं इनका बेटा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, इनकी बेटी बिल्कुल पढ़ती नहीं, इसका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, ध्यान कहीं और है। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने आपको क्या करना है? अपोज करना है। लेकिन दुनिया आपका अपोज करती है, फिर भी आप आगे चलते हैं कि नहीं चलते? सेम एज विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपका क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज करेगा, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है? आगे को चलना है। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक से डायनामिक के बीच में आना है। अब स्टैटिक और डायनामिक के बीच में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या है? लिमिटिंग का मतलब है कि एक मैक्सिमम फोर्स है जो कि आपको रोकने की कोशिश करेगा और उसके बाद भी आप चल जाएंगे। मान लीजिए सर्दियों की सुबह है, जैसे आजकल का टाइम है,
अब आप सुबह सुबह उठे हैं और आपको पता है कि मुझे एक असाइनमेंट, एक वर्कशीट, एक पीपीटी पूरी करनी थी, लेकिन मैंने वो पीपीटी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे से उठा नहीं गया। तो उठने के लिए आपको क्या चाहिए? उठने के लिए आपको एक विल पावर चाहिए, या फिर क्या लगता है कितनी जान लगती है ना उठ जाने के लिए, बिस्तर साइड रखने के लिए और उठ करके टेबल के ऊपर बैठ करके वर्कशीट करने में। बस वही जान जो होती है ना, हमको लगता है कि सरफेस के अंदर भी आपने फोर्स लगाया, सरफेस ने अपोज किया, आपने सरफेस फुल फोर्स लगाया, आपको थोड़ा मन कर रहा है कि आज मैं वर्कशीट करके जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर एक और अपोजिंग फोर्स लग गया। वो कौन सा? इंटरनल फोर्स। अब इतना फिलॉसफी में नहीं जाते, टॉपिक पर आ जाते हैं, लेकिन सरफेस भी उतना ही फोर्स लगाता। इस एल्गोरिथम को थोड़ा समझना पड़ेगा। सरफेस का और ऑब्जेक्ट का केस थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड मैंने यूज किया, पहला वर्ड क्या यूज किया? स्टैटिक। स्टैटिक। और दूसरा वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? लिमिटिंग। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्लियर करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए कि ये सरफेस, मुझे पता है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है 40 न्यूटन का। सरफेस कितना मैक्सिमम फोर्स दे सकता है? 40 न्यूटन का फोर्स दे सकता है। अब आपने लगाया 10 न्यूटन। आपने कितना लगाया? 10। तो सरफेस 40 लगाएगा ना, सरफेस कितना लगाएगा? 10 ही लगाएगा। फिर आपने कितना लगाया? 20। सरफेस कितना लगाएगा? 20। आपने लगाया 30 न्यूटन का फोर्स, सरफेस विल अपोज यू विद अ फोर्स ऑफ 30 ओनली। And now you are applying a force of 38 Newton. Surface will apply a force of 38 Newton. आपने 40 न्यूटन लगा दिया, 40 न्यूटन पर अब पोजीशन ये आ गई कि बस अब तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगी का केस क्या है? ऑब्जेक्ट चल पड़ेगी का केस है कि आपका अप्लाइड फोर्स 40 आ गया, सरफेस ने भी आपको कितना लगा दिया? 40। और अब आपने 40.4 भी किया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करने लगेगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। उसके लिए जो वर्ड आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट विल बी इन वर्ज ऑफ मोशन। एक वर्ड आता है हमारे यहां, वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन का पता, बस अब चल पड़ी, बस अब चल पड़ी। तो इसका मतलब क्या? इससे पहले का जो केस है दैट इज स्टैटिक, जो मैक्सिमम है दैट इज लिमिटिंग, एंड आफ्टर दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग तो उसको हम क्या कह देते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन। वहां भी फ्रिक्शन रहेगा। और वो कौन सा केस है? वो केस है डायनामिक फ्रिक्शन का, और या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। और वी यूज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग नहीं, रोलिंग एक अलग केस है। तो स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग, उसके बाद काइनेटिक। काइनेटिक में भी स्लाइडिंग, या फिर हमारे पास वर्ड आया जिसको हमने क्या बोला? स्लाइडिंग, या फिर काइनेटिक, और या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका समझते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं कि कैसे हम ले पाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायग्राम को और क्लियर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट कहां काम कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लग रहा है, mg। आपका जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज अप्लाइड फोर्स, और mg इसका जो रिएक्शनरी फोर्स है वो कितना आ रहा है मेरे पास? r। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अप्लाइड फोर्स, आपने अप्लाइड फोर्स नहीं रखा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा, लेकिन आपने अप्लाइड फोर्स ले लिया, बॉडी का वेट नीचे आ रहा, रिएक्शनरी फोर्स किधर को आ गया? n। इस r और इस r के दो कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। वन इज व्हाट? r cos थीटा, द अदर वन इज r sin थीटा। r cos थीटा, और या फिर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? r sin थीटा। अब r cos थीटा और r sin थीटा ये दोनों आपस में किसको इक्वलाइज करते हैं? He says r cos theta will equalize weight mg, and r sin theta, what will it do? It is the force of friction which is called static friction। ये हमारे पास कौन सा आ गया? static friction। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं fs को mg से तो क्या मिलता है मेरे को? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, fs अपॉन mg इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो fs इज इक्वल टू, इट इज tan थीटा इंटू mg, tan थीटा इंटू mg, और mg की जगह आई कैन राइट
r cos theta, or I can write normal reaction. So Fs is coming tan theta into n for normal reaction which is acting on the surface. अब ये r sin theta जो है वो कौन सा फोर्स बन गया? That is frictional force which is trying to अपोज. तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास r sin थीटा के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे r sin थीटा भी बढ़ेगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शनरी फोर्स बढ़ेगा, रिएक्शनरी फोर्स के साथ ये एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होने से sin थीटा विल आल्सो इंक्रीज. हेंस व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, तो उस केस में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स इंक्रीज होता है. इससे आगे लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन राइट फ्रॉम हियर आल्सो, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n. n फॉर n क्या था मेरे पास में? n की वैल्यू आई थी r cos थीटा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या आया था? r sin थीटा. तो प्रोपोर्शनैलिटी जब मैंने हटाई तो Fs इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू s और इंटू n. म्यू s स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है. अगर सरफेस हार्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? हार्ड होगा, ज्यादा होगा सॉरी. और अगर सरफेस अगर स्मूथ है तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा. नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, इसी से अगले पार्ट पर आते हैं. व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट की बॉडी चल पड़ी. अब चल पड़ी के लिए जो फोर्स आएगा वो कौन सा होगा? उसको हम बोलेंगे. हमको लगता है कि नहीं अब तो चल गई, नहीं, हर केस में चलते के टाइम पर ज्यादा फ्रिक्शन है, चलते के टाइम पे भी फ्रिक्शन है, रुके के टाइम पे भी फ्रिक्शन है. हाँ, सबसे ज्यादा देखो, आप सोचो कि कार का कौन सा गियर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट गियर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है. क्यों? फर्स्ट गियर के लिए आपको गाड़ी को रुके से क्या करना है? चलाना है. अभी वो रुकी हुई थी और उसको आपने क्या कर देना है? चलाना है, मोशन में लाना है. तो रुके से मोशन में लाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको हमने क्या कह दिया? उसके लिए वर्ड आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम जो अपोजिंग फोर्स है अप्लाइड बाय द सरफेस उसको हमने क्या कह दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दिया. अब एक और चीज लेते हैं कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स क्या था यहां पर इधर को, और अपोजिंग फोर्स हमारे पास कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स. उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लिया हमने? काइनेटिक. थोड़ा सा डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, इसी में और क्लियर करते हैं. आपका अप्लाइड फोर्स इट्स एक्टिंग दिस वे, वेट mg is acting this way, and kinetic friction is acting in opposite direction. Kinetic friction हमेशा वह क्या करेगा? अपोज करेगा. और नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग हियर. तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया उसको हमने क्या कह दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन. ये तब का केस है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और जब मूव नहीं करी तब कौन सा? स्टैटिक. स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया? काइनेटिक. इसको एक ग्राफ में क्लियर करते हैं, शायद ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. एक केस कि ऑब्जेक्ट चली नहीं, उसी के बाद ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए. वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगी, उसके लिए क्या वर्ड यूज हो गया आपके पास? काइनेटिक फ्रिक्शन. देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इस चीज को. स्टार्टिंग हुई आपका अप्लाइड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये वाला कौन सा आया आपके पास में? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. आपने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ा, और ये कहां तक बढ़ा? ये मैक्सिमम तक बढ़ा. ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इस वर्ड को हमने क्या यूज किया? इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग के बाद मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस. और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगी तो उसके लिए क्या आ रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन. एक कहानी सुनते हैं, इसी में थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्लियर करना. आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, पहली बार गए,
आपको पता लगा था कि उसके घर जाना है, बुलाया उसने किसी काम से, आप चले गए, आपको उसके ड्राइंग रूम के अंदर बैठा दिया गया, आप बैठे और आपके आसपास अभी कोई नहीं था एंड ही वाज सपोज टू कम, अभी आया नहीं था। आप बैठे हैं और उसके घर में एक मोटा सा बड़ा सा डॉग आकर के आपके सामने आके बैठ गया। थिंक ऑफ योर कंडीशन, कोई भी नहीं है और एक दो कोई आएगा, नहीं नहीं भैया काटता नहीं है, आप आराम से बैठिए। आपकी हालत खराब हो रखी, पसीने पसीने हो रखे हैं एंड व्हाट दे आर सेइंग, काटता नहीं है, आप आराम से बैठिए। फिर आपको क्या खुराफात सूझेगी, आप सोचेंगे मैं आराम से इसके घर से निकल जाऊं, दोस्ती दास्ती तो गई बाहर में, पहले मैं यहां से निकलूं तो सही। तो फिर क्या करेंगे, आप निकलने के लिए थोड़ा सा मूव करेंगे, वो डॉगी आपके पीछे पीछे, आप तेज भागने की कोशिश करेंगे, वो आपके पीछे पीछे, आप ज्यादा जान लगाने की कोशिश करेंगे, वो आपके पीछे पीछे। वो क्या है, बस यूं ही समझ लो कि डॉग क्या है, एक फ्रिक्शन है। लेकिन फिर भी आपने ठाना कि नहीं यार मैंने नहीं बैठना इतनी देर तक डॉग के सामने, मेरे को डर लग रहा है। तो फिर क्या करोगे, भागोगे। भागोगे का मतलब क्या है, आपने सोचा कि जितनी जान मैं लगा सकता हूं लगा के भाग जाऊं। तो इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है कि भाई निकल जाना, धक्का मारा और अब निकल गए। लेकिन अगर आप भागे तो क्या वो आपके पीछे नहीं भागेगा, यस, आपके पीछे कहां तक भागेगा, जहां तक वो भाग सकता है। ऐसे ही है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब आप भागने लगे तो काइनेटिक हो गया ना, और जब आप रुके हुए थे तब कौन सा था, स्टैटिक। और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या था हमारे पास में, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए अब इससे आगे ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, फ्रिक्शन के अंदर लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो कहता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, if a body does not move then the static friction, again the same thing I am repeating, थोड़ा सा क्लियर हो जाए बस इसी काम के लिए। if a body does not move then the static frictional force and the component of F that is parallel to the surface are equal in magnitude and Fs is directed opposite to that। फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन ने तो अपोज ही करना है। इफ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस, वही बात मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपका पैरेलल फोर्स जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका थ्रस्ट बढ़ेगा तो रिएक्शनरी फोर्स बढ़ेगा, रिएक्शनरी फोर्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन कब तक, कब तक ये मुझे रोकेंगे, तब तक रोकेंगे जब तक मैंने पूरा ठान नहीं लिया कि मैं आगे चल जाऊं, तो तब तक वो रोकेंगे। और उसके बाद फिर क्या है, सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एट अ सर्टेन, वो कहता क्या है, Fs also increases if the applied force, अब ये वाली लाइन, ये वाली काम की है भाई, ये वाली लाइन काम की, if the applied force parallel to component exceeds maximum certain value, the object, the body begins to slide over the surface, या body slides on the surface। तो इसका मतलब क्या, अब चल गई, तो चल गई का मतलब क्या है, हमारे साथ भी तो ऐसी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल हमको देखते हैं, हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, 4-5 करते हैं, कॉपी साइड रख देते हैं, नहीं हो रहा, हो नहीं रहे, सर ने ठीक से नहीं समझाया, कर नहीं पाए, इधर से नहीं, थोड़ा वीडियो देख लेता हूं, एक वीडियो देखा फिर उसके बाद फिर दूसरा देखा फिर उसके बाद, कर नहीं रहे। तो करना किसने है, डन बाय यू, आपने करना है। ये जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है ना, जो मैक्सिमम स्टैटिक है ना, इसको किसे अपोज करेगा, कौन करेगा ओवरकम, हम ओवरकम करके आगे निकलेंगे। फिर आती है बात, स्टैटिक फ्रिक्शन टेक्स इट्स पीक वैल्यू, और उसके पास क्या केस आ जाता है, Fs is equal to μs into when the surface is about to slide on it, the static friction in this case is called, हमने इसको क्या नाम दे दिया, we called it limiting friction। The next part, if the body begins to slide over the surface, उस केस में क्या होगा, अब तो चल पड़ी तो क्या अब हम फ्री हो गए ना, अभी भी एक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, उसको हमने क्या कह दिया, वहां हमारे पास वर्ड आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, और वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, Fk is given by μk into n, और अब की बात जो कोएफिशिएंट है उसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो चलते को चलाए रखना वो आसान है, चलते को चलाए रखना आसान है, लेकिन रुके को दोबारा चलाना मुश्किल होता है। गाड़ी भी अगर एक बार ब्रेक लग जाए उसके बाद दोबारा उसको स्पीड पकड़नी हो तो उसकी अगर बीएचपी ज्यादा होगी, ब्रेक हॉर्स पावर, अगर गाड़ी का बीएचपी ज्यादा है तो वो रुक के दोबारा उतनी स्पीड पकड़ लेती है, और अगर बीएचपी कम है तो
अब अगर आप स्कोडा को और ऑल्टो को कंपेयर करेंगे तो मान लो स्कोडा ऑक्टेविया को और आप ऑल्टो को कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई ऑल्टो एक बार रुकी है तो इट विल टेक टाइम, उसको एकदम से उतनी स्पीड आने में टाइम लगेगा, लेकिन ऑक्टेविया को टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा लेकिन उसी का कंपैरिजन में अगर आप ऑडी पर आ जाएंगे तो उसको और कम टाइम। क्या ज्यादा है भाई, बीएचपी ज्यादा है, इसी पावर का तो पैसा लेते हैं कंपनीज। अब अगले आर्टिकल पर आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अब बोर्ड पर क्लियर करते हैं, ग्रीन बोर्ड पर क्लियर करते हैं, ताकि और अच्छे से आपको चीज समझ आ जाए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। तो पहला केस हमारे पास बहुत क्लियर था कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट को वेट यहां लग रहा है और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन आप एन से दिखा दें। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहीं पर कई बुक्स इसको आर से भी दिखाती हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि आर से दिखा रहे हैं एन से दिखा रहे हैं। हमने इसको नॉर्मल रिएक्शन, अभी की बार मैं इसको एन से लेकर के चल रहा हूं। मेरा अप्लाइड फोर्स यहां पर है और अप्लाइड फोर्स के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था वो इधर था। फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट Fs, और Fs is proportional to n, Fs is equal to mu s into n, और Fs की जगह मैंने क्या लिख दिया, mu s into mg। m is mass and g is what, gravity। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया मेरे पास, Fs का वैल्यू आ गया mu s multiplied with mg, m for mass and g for gravity, तो Fs is equal to mu into mg। ये तो पहला केस है। ऐसे ही काइनेटिक के अंदर भी यही केस आता है, लेकिन काइनेटिक में एक फार्मूला बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ये मूविंग है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मूविंग के लिए भी हमारे को फोर्स चाहिए, बिना मूवमेंट भी बिना फोर्स के नहीं होगा। काइनेटिक के केस में हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ। क्या लॉ आता है, If an object is at rest, it will remain in rest। उसके लिए तो चलो बहुत ज्यादा बात नहीं। If an object is moving with constant velocity, it will remain in constant motion unless an external force is applied on it। यहां पर थोड़ा समझिए भाई कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया, मूविंग है, और वो मूव करती रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो रुक जाती है कि नहीं रुकती, तो फिर लॉ गलत हो गया? नहीं, लॉ भी ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो वो मूव करती रहेगी, लेकिन हम जितने सरफेस लेते हैं वो स्मूथ नहीं होते। वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि मूविंग के लिए हमारे पास जो फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे पास क्या आ गया, Fk इज प्रोपोर्शनल टू n, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू n, और उसके बाद Fk इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू के इंटू mg। अब और क्लियर करिए चीज को, ma इज इक्वल टू म्यू के इंटू mg, तो a इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड विद g। म्यू के स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, g stands for acceleration due to gravity। What is a? A is retardation produced by the surface। a क्या है, retardation। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, एक न्यूमेरिकल उठा लें छोटा सा। An object is moving with initial velocity of 10 meter per second, stops due to frictional force। Calculate the coefficient of friction after traveling a distance of 20 meters। डिस्टेंस बता रखी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और उसके बाद कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। करते हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डिस्टेंस दी है, वेलोसिटीज दी हैं। थर्ड इक्वेशन याद आ रही है मुझे, क्या है थर्ड इक्वेशन भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज व्हाट 10 स्क्वायर माइनस 2 into a into 20, कितना आ गया 40a इज इक्वल टू 100, 40a इज इक्वल टू 100, a इज कमिंग 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, रिटार्डेशन। अब मेरे को क्या चाहिए, a इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी, तो a इज इक्वल टू म्यू के कितना है मेरे पास, a कितना है, कहता a इज 2.5, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, म्यू के, ग्रेविटी आई एम टेकिंग 10, म्यू के इज कमिंग 1/4, 0.25। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू आ गई 0.25।
इसके बाद एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट या शो डैट, एक क्वेश्चन आता है कई बार एनसीईआरटी में भी, ऑल बुक्स के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन है शो डैट द रिटार्डिंग फोर्स इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, एम ए। करके देखते हैं ना, रिटार्डिंग फोर्स आ गया, रिटार्डिंग फोर्स कौन है, काइनेटिक, एम ए। एम इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही, 2.5, 2.5 को 10/4 लिख सकता हूं, mg/4 लिख सकता हूं। ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिलेगा कि जो रिटार्डिंग फोर्स है 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किया। अब जो टॉपिक आ रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक और चीज समझते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है, आप यूं मानिए, कॉपी के अंदर आपने एक मार्कर रखा, ये सीधा सरफेस है, मार्कर सामने है, दिख रहा होगा आपको, मैंने इसको हल्का सा टिल्ट किया, अभी मार्कर नहीं चला, चिपकाया नहीं है भाई, अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं चला, अब चला, एक पर्टिकुलर एंगल पर चला, पर्टिकुलर एंगल पर चला। तो पर्टिकुलर एंगल का क्या मतलब, मान लो पर्टिकुलर एंगल का मतलब यह है कि दैट एंगल एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उस एंगल को आपने क्या कह दिया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एंगल ऑफ रिपोज। करके देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन। देखिए फिजिक्स के अंदर ना, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको कभी भी एक चीज नहीं भूलनी, और वो क्या है, वो है आपको इंक्लाइंड प्लेन अच्छे से क्लियर करना है। इंक्लाइंड प्लेन बहुत क्लियर करके चलना है। एक बार बना लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन का केस भी। ऑब्जेक्ट रख दी गई सरफेस पर, ऑब्जेक्ट का वेट कहां काम करेगा भाई, नीचे। ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम कर रहा है। अब आपके पास ये mg, ये थीटा, what I'll get, I'm having two components, this is theta, this is 90, this is 90 minus theta, and this is again what, theta. अब mg, और ये कितना आ गया, mg cos theta, ये कितना आ गया, mg sin theta। कौन सा ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को नीचे लाना चाह रहा है, दैट इज mg sin theta। आपका ये जो mg sin theta वाला फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को नीचे लाना चाह रहा है। कौन सा फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को ओवरकम करना है। आप जब इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं तो आपने mg नहीं बढ़ाया, आपने थीटा बढ़ाया, और जब थीटा बढ़ा तो उससे साइन थीटा बढ़ा, और साइन थीटा से डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा। वो एक पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाएगा। उसी पॉइंट को आपने क्या कह दिया, उसी एंगल को आपने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो हमारे पास mg sin थीटा किसके इक्वल आ गया, fs के इक्वल आ गया। सर अब fs क्या होगा, fs भी तो निकालना पड़ेगा भाई। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, r, और r इज इक्वल टू कितना है मेरे पे, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है mg cos थीटा। r से दिखा दो, n से दिखा दो, n से ले लेते हैं क्योंकि अभी तक मैं इस वीडियो के अंदर इसको मैं n से दिखा रहा था, तो n ले लेते हैं इसको। n इज इक्वल टू mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मेरे पास में, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई μs इंटू n। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया μs इंटू mg cos थीटा। एक इक्वेशन बनी भाई ये वाली, एक इक्वेशन बनी ये वाली, दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट, fs। लेट्स इक्वेट देम, इक्वल ले लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन थी, एक तो नीचे वाला फोर्स था mg sin थीटा, वो किसके बराबर, वो भी फ्रिक्शन के बराबर। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला, वो कितना आया, μs into mg cos थीटा। कैन आई इक्वेट देम, लेट्स इक्वेट देम। mg sin थीटा इज इक्वल टू μs into mg cos थीटा। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, mg कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू μs। What is tan theta? What is theta here? Theta is angle of repose.
थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। और इसी को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास वहां इंक्लाइन प्लेन वाला केस आ जाता है। अगर वही सरफेस स्ट्रेट हो और ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो तो मैक्सिमम जो एंगल होगा वो एंगल, किसका एंगल? एंगल यहां दिखा देता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या मेरे पास में? तो ये कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है वो हम लोग लेके चलेंगे ये आपका अप्लाइड फोर्स। फटाफट बनाएगा, आप तो बहुत अच्छे से सीख लीजिए इन चीजों को। ये नॉर्मल रिएक्शन, हमारे पास एन आ गई। ये मेरे पास कौन सा है? थ्रस्ट, जिसको मैंने क्या बोल दिया? अप्लाइड फोर्स। इसका और इसका जो रिएक्शनरी फोर्स है वो कितना है मेरे पे? आर। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो एन इज इक्वल टू कितना आया था? आर कॉस थीटा। और उसके बाद सेम सरफेस की बात कर रहा हूं, डिफरेंट सरफेस नहीं, सेम सरफेस के लिए ये आ गया आर साइन थीटा। और जब आपने डिवाइड किया तो एफ एस अपॉन एन कितना आ गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। वही तो मैं कह रहा हूं, एफ एस इज इक्वल टू एन इंटू टेन थीटा। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको हमने क्या कह दिया? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके साथ साथ जो एंगल था उसको हमने क्या बोला? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो क्या होगा? उस इंक्लाइंड सरफेस पर ऑब्जेक्ट विल बी इन वर्ज ऑफ मोशन, और उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपका जो एंगल ऑफ सरफेस है वो एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? कहता है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। अब एक और केस ले लेते हैं। और जब एक्सेलरेशन आया तो फिर केस कौन सा बन गया? काइनेटिक का। दो केस और डिस्कस करते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन। आ गए हम काइनेटिक पर। ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन का क्या कंडीशन है? डायग्राम में क्लियर कर लेते हैं। स्लाइडिंग डाउन वाले केस को और क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का वेट नीचे, और उसके बाद फिर क्या आएगा भाई? थीटा। साथ साथ बताते रहो, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये कितना आ गया? mg cos थीटा। ये कितना आ गया? mg sin थीटा। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर? r इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहां कौन सा फोर्स लग रहा है? इसको हमने क्या कह दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई हैव शोन इट बाय Fk। अब एक और केस कहता है mg sin थीटा। पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं अलग से। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? म्यू के इंटू आर। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? mg cos थीटा। mg cos थीटा। डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। अब mg sin थीटा डाउनवर्ड्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। कुछ कर सकता हूं मैं? हाँ, a से डिवाइड, m से डिवाइड कर सकता हूं। तो g sin थीटा माइनस म्यू के इंटू g cos थीटा इज इक्वल टू a। और बहुत सिंप्लीफाई करूं, g कॉमन ले लूं, अच्छे बच्चे की तरह से लिख के दिखा दूं तो ये फार्मूला आ रहा है। This is what acceleration produced. A is equal to g multiplied sin theta minus mu k into cos theta. ये हमारे पास केस आता है when object is sliding down by its own weight with certain acceleration. किसी acceleration से वो slide down आ रही है। एक क्वेश्चन करता है, केस देखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे हैव गिवन। मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। जब अगर आपको एक ही वैल्यू दी हो ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल में, तो आप उसी को स्टैटिक और उसी को डायनामिक मान लीजिए, तो उसमें फिर डिफरेंस नहीं है। और आपको एंगल बता रखा है 60 डिग्री का।
ऑब्जेक्ट का वेट कितना भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लीजिए 2 kg, 2 kg का वेट है, ये 2g था, ये 60 है, ये 90 है, भाई ये 30 हो गया और ये कितना हो गया 60। ये कितना आएगा 2g कितना cos 60 और ये कितना आएगा 2g sin 60। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। मास 2 इंटू ग्रेविटी 10 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 0.5 इंटू 10 5 इंटू 2 इंटू 1/2 5। ये वाला फोर्स कितना होगा 2g sin 60, 2 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू sin 60 इज √3/2, 10 इंटू √3, 10 इंटू 1.732, 17.32 न्यूटन। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी? हाँ करेगी। कितने एक्सेलरेशन से करेगी? लेट्स कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख लीजिए आगे। और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो कहता है 2g sin 60 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। 2g sin 60 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा था 5 न्यूटन is equal to mass कितना है 2 into acceleration is what? A. Can we calculate the value of acceleration? Yes, we can calculate the value of acceleration from the given data. Next part पर आएंगे। Next आता है हमारे पास when object is pulled up, the incline। इसको पुल अप किया है और कैसे पुल अप किया? कहता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दिस इज थीटा, आई एम गेटिंग टू एंगल्स, दिस इज अगेन थीटा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। What force is needed? This force is needed as F, जो कहां ले जाएगा? ऊपर। लेकिन अब आप मुझे बता दो भाई कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स तो फिर अपोज करेगा। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो गलत तो है ही। फ्रिक्शन तो हमेशा आपका क्या करेगा? फ्रिक्शन का काम ही यही है कि वो आपको क्या करेगा? अपोज करेगा। आपने ऊपर जाना फ्रिक्शन नीचे, आप नीचे जाएंगे फ्रिक्शन ऊपर, और आप नहीं जाएंगे फ्रिक्शन नहीं होगा। आप एक जगह खड़े हो गए फ्रिक्शन नहीं लगेगा, पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन चाहिए। मान लो मैं यूं खड़ा हूं, दो पैर फैला के खड़ा हूं, अब दो पैर फैला के खड़ा हूं तो मेरे पैर आपस में क्या कर सकते हैं? फिसल सकते हैं, मैं नीचे गिर सकता हूं। बहुत स्मूथ सरफेस होता तो मैं गिर जाता, शायद हो सकता है मैं आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दूं। लेकिन क्या है यहां पर, अगर सरफेस थोड़ा सा भी रफ है तो मैंने अपने पैरों को क्या कर लिया? जमा लिया, और अब मैं यहां से स्लाइड नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हल्का सा मैंने ज्यादा शैतानी करी, जरा सा ज्यादा थ्रस्ट बढ़ाया, तो हो सकता है मैं नीचे गिरूं एज इट इज। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने मुझे रोक रखा है। ऐसे ही फ्रिक्शन ही तो है जिसकी वजह से, देखो एक और वर्ड आता है हमारे यहाँ, एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज अनेसेसरी इविल। इविल है हाँ, नेसेसरी है हाँ। बुराई क्यों है? एनर्जी खर्च होती है, फालतू एनर्जी खर्च होती है, वो बुराई है। लेकिन फायदा भी तो है, अगर हम खड़े हैं तो खड़े, हम दीवार के साथ यूं हाथ लगा के खड़े होते हैं, आराम से खड़े हो जाते हैं। हम सरफेस के साथ ऐसे खड़े होते हैं, खड़े हो पाते हैं। किसके भरोसे खड़े हैं? फ्रिक्शन के। एक बंदा अगर मान लीजिए, लैडर प्रॉब्लम भी आती है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उस लैडर प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे एक बार, थोड़ा सा ज्यादा टफर वे में हम फ्रिक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लैडर को आपने दीवार के साथ लगा दिया, अब क्या हुआ? वो लैडर क्यों रुकी हुई है? वह दीवार पे क्यों रुकी हुई है? अगर मान लीजिए जमीन फ्रिक्शनलेस है तो वो लैडर पे बंदा खड़ा होगा और लैडर नीचे आ जाएगी, सीधे नीचे। क्यों? उनको क्या चाहिए? कभी कभी नीचे कपड़ा बांध लेते हैं, कभी कभी उनको भरोसा नहीं होता तो क्या कहते हैं? पीछे खड़ा रहियो, मुझे पकड़ के रखियो। वो जो पीछे पकड़ के खड़ा है वो भी किसके भरोसे खड़ा है? वो भी फ्रिक्शन के। अगर उसका भी पैर फिसल गया फिर क्या होगा?
तो दोनों गिरेंगे, पीछे वाला भी गिरेगा, सीढ़ी भी गिरेगी, बंदा भी गिरेगा। तो सिस्टम जो टिक रखा है वो किस पर टिका? फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन काम की है। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास में कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर पुल करना था। ऊपर पुल करने के लिए यहाँ mg cos थीटा था, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही थी? तो नॉर्मल रिएक्शन इज कमिंग mg cos थीटा। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स हियर? म्यू के इनटू n। n की वैल्यू कितनी आ रही है? mg cos थीटा। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? कहता है mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। अब लाइट फोर्स ऊपर है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, mg sin थीटा पीछे है, तो इसका मतलब F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m। और उससे आगे मैं क्या लिख पाऊंगा? F माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। Mass multiplied with acceleration. Now from this equation I can calculate the value of A. After dividing it by mass I can calculate the value of A. तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। थैंक यू।